पश्चिम बंगाल खेला बनाम रेला। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की सीधी लड़ाई अब चुनाव में साफ दिख रही है। गुरुवार को ममता बनाम मोदी के बीच सियासी जंग देखने को मिली। बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां अपना विजन क्लियर किया, वहीं टीएमसी पर जमकर बरसे। बंगाल के चुनावी रण में अब जो है वो पूरे शबाब पर है। टीएमसी बीजेपी सहित तमाम दल चुनावी बिसात बिछा चुके हैं। अब जनता की नब्ज टटोलने की बारी है। जहां ममता के नारे खेला होवे है कि जवाब में पीएम मोदी ने कहा खेला नहीं, अब विकास होगा। बंगाल चुनाव चरम पर है। टीएमसी और बीजेपी से जंग में पूरी तरह अब आमने सामने है। पूरी ताकत झोंकी जा रही है। पिछले 10 सालों में टीएमसी का गढ़ रहा बंगाल में बीजेपी क्या वाकई अब सेंध लगा चुकी है, या फिर टीएमसी अभी भी जमीनी स्तर पर मजबूत है? क्या बीजेपी ने बंगाल में माहौल खड़ा कर दिया है? क्या वो शून्य से अब शिखर की ओर बढ़ रही है? तमाम सवाल इसी पर आज बात होगी, बात मुद्दे की में। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की सीधी लड़ाई। ममता बनाम मोदी के बीच सियासी जंग का किसे मिलेगा फायदा? बंगाल में एंटी ममता वोट किस तरफ? बंगाल के चुनावी रण में किस करवट बैठेगा ऊंट? बंगाल का चुनावी रण अब अपने पूरे शबाब पर है। टीएमसी बीजेपी समेत तमाम दल चुनावी बिसात बिछा चुके हैं। अब जनता की नब्ज टटोलने की बारी है। जहां ममता के नारे खेला होवे के जवाब में पीएम मोदी ने कहा खेला नहीं, अब विकास होगा। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। इस बीच पीएम ने चुनावी रंजिश के चलते हुई बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में ममता सरकार पर निशाना साधा। साथ ही पीड़ित परिवारों का सम्मान भी किया। इस चुनाव में हमलों को लेकर भी सियासत हावी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सभा में हुए हमले को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। इसके पहले बीजेपी ने टीएमसी पर हमलों का भी आरोप लगाया। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इसका जो हमला हुआ इसके लिए हम लोग चाहेगा जो इसका क्या होना चाहिए। देखिए, टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं। ये बहुत खराब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमेशा। बंगाल का चुनावी रण अब बीजेपी और टीएमसी के बीच आता दिखाई दे रहा है। मुकाबला भी मोदी बनाम ममता हो गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी जब जब मोदी के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरी, इसका फायदा बीजेपी को मिला है। गौर करें तो दिल्ली, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां इसकी बड़ी वजह यही बताई गई कि वहां मुकाबला मोदी बनाम विपक्ष की जगह स्थानीय बीजेपी नेतृत्व बनाम विपक्ष रहा। वहीं लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। अब ऐसे में राज्य में सत्ता परिवर्तन की आस लगाए लोगों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट शेयर को बीजेपी कैसे बरकरार रख पाती है? टीएमसी का गढ़ पश्चिम बंगाल में इस बार भी ममता का जादू चलेगा या नहीं, कहना मुश्किल है। लेकिन टक्कर बड़ी है, मुकाबला कड़ा है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो पश्चिम बंगाल में अब चुनाव चरम पर हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच जो महामुकाबला है पश्चिम बंगाल में अब साफ दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी भी आज पश्चिम बंगाल में थे और जिस तरह से उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी को आड़े हाथों लिया। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोविंद मालू साहब। गोविंद जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस नेता
राकेश जी, आपका भी स्वागत है और हमसे जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी, उनका भी स्वागत करता हूं। हालांकि अभी स्क्रीन पर गोविंद मालू साहब और राकेश सिंह यादव जी दोनों हमारे साथ में हैं। गोविंद जी, क्या कहेंगे अब पश्चिम बंगाल के रण को लेकर, और आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के उस वाक्य को लेकर कहा कि खेला होवे नहीं, खेला विकास होवे, यानी कि विकास को लेकर उन्होंने फोकस आज अपनी सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा? क्या विकास ही सबसे बड़ा एजेंडा है पश्चिम बंगाल में इस वक्त? केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश में विकास ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, विकास असल हमारा एजेंडा था, है और रहेगा। बाकी विकासवाद दूसरे दल करते रहे, सत्तावाद करते रहे, जातिवाद करते रहे, संघर्षवाद करते रहे, ये खेल वो कई खेले सब राज्यों में और पूरे देश में विकास के एक नए आयाम को स्थापित किया है, विकास के परचम को फहराया है। इसलिए जनता हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगी। चलिए, मालू साहब जिस तरह से कह रहे हैं, राकेश जी क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर? पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज वहां पर थे, कांग्रेस की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारी किस रूप में देखती है आप पश्चिम बंगाल को, क्योंकि अब जो चुनावी समर है वो चरम पर है? देखिए, पीएम मोदी जी का विकास पिछले 7 साल से देश देख रहा है। जिस देश की जीडीपी हमेशा प्लस में होती थी वो -23 चली गई 7 सालों में। तो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करे तो ये तो शोभा ही नहीं देता है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को 7 साल में गड्ढे में उतार दिया। कोरोना में आपने सुना होगा, जब पिछले साल 23 मार्च को देश बंद करा था, लॉकडाउन करा था, 21 दिन मांगे थे, हर बीजेपी का नेता यह बोलता था कि लॉकडाउन के सिवा उपाय नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, अन्य जगह सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कोरोना वापस लौट के आ गया। अब बीजेपी के नेता बोलते हैं लॉकडाउन विकल्प नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लग। जी, शायद ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है। जी जी जी, इसीलिए पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में नहीं चुनेंगे। कितनी ही कोशिश दिल्ली प्रदेश के नेता वहां कर लें, वहां एक ही शब्द चलता है कि आप बंगला जानते हो क्या? वो नहीं होता। खेला शब्द का जहां तक मतलब है, बंगला में खेल को खेला बोला जाता है। खेल यानी खेल भावना से चुनाव लड़ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी जानती ही नहीं है, क्योंकि 2002 से लेके 92 से लेके जो इतिहास है। देखिए, मोदी जी समझ गए हैं ना, मतलब मोदी जी समझ गए, वो क्या, मोदी जी समझ गए, वो कह रहे खेला नहीं विकास होवे। तंत्र से ये पूरा देश जानता है। जी, नहीं समझ गए ना, मोदी जी कह तो रहे कि खेला नहीं विकास होवे, कह तो दिया उन्होंने। चलिए, हम विकास होवे तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास करा 7 साल में? जी, ये देश का एक एक व्यक्ति जानता, कितने लोग बेरोजगार हैं, जी, क्या हालत है देश में युवाओं की, एक नौकरी नहीं मिल रही है, एक लोन सैंक्शन नहीं होता है, ये स्थिति हो गई है आज देश में। जीडीपी और बैंकों की, बैंक तक बिक रहे हैं, बाकी सामान तो बिक चुका है। अब सरकार के पास रहेगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का खेला। चलिए, जो बात राकेश कर रहे हैं, क्या ये मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, हम बात करेंगे जब मालू साहब के साथ में आएंगे। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत करता हूं आपका। लगता है कि अभी राघवेंद्र जी से संपर्क नहीं हुआ है। मालू साहब क्या कहेंगे, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं क्या पश्चिम बंगाल में है? भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जो कि चलिए मालू साहब, मैं दोबारा आता हूं। राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं हमसे सीधे। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे, जिस तरह से ममता ने कहा, बनर्जी ने कि खेला होवे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि खेला नहीं विकास होवे। सवाल यहां इस बात को लेकर है, सवाल इस बात को, जी
मैं मालू साहब दोबारा आऊंगा आपके पास में, मालू साहब दोबारा आऊंगा, मैं राघवेंद्र जी के पास में आता हूं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से सवाल अब इस बात को लेकर है कि बंगाल में क्या बीजेपी ने माहौल खड़ा कर दिया है, चुनाव अब चरम पर है, क्योंकि राघवेंद्र जी बीजेपी पिछले 1 साल से वहां बहुत तेजी से काम कर रही है जी, और हम लोग इस बात को देखते आ रहे हैं कि संघ की इसमें बड़ी भूमिका है जी। बीजेपी के साथ साथ जो कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के प्रभारी हैं जी, वो मध्य प्रदेश के कई नेता वहां काम कर रहे हैं। खाली मध्य प्रदेश के नहीं, देश भर के जो चुनिंदा लीडर है भाजपा के, उन सबको बीजेपी ने बंगाल में झोंक दिया, एक तरह से पूरी ताकत लगा दी। तो जो एक समय वामपंथियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने जो काम किया था उसकी ताकत से, वही काम बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में कर रही है, और उसके नतीजे हमको देखने को मिल रहे हैं कि जो मुकाबला वो हर दिन कड़ा हो रहा है। कल तक जो बीजेपी मुकाबले में नहीं थी, आज लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और सिर्फ ममता बनर्जी के बीच ही मुकाबला है, कांग्रेस और वामपंथी तीसरे और चौथे नंबर पर है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मोदी सरकार है, अमित शाह जैसा गृह मंत्री है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि जो बीजेपी ने काम किए हैं, राम मंदिर से लेकर धारा 370, सीए की बात करें या हम बात करें 3 तलाक की, तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो बंगाल के हिंदू वोटर को भाजपा की तरफ आकर्षित करेंगे। और बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो जाए, उसका एकत्रीकरण हो जाए, और इसीलिए वो इस सारे काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस बार ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे कठिन चुनाव में है, कठिन चुनाव में। और राघवेंद्र जी, जिस तरह से देखा जाए, मैंने जब लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए और जब जाते थे कहीं कवर करने, तो बात होती थी अगर वहां के कैंडिडेट भले वो बीजेपी का है तो जनता उसके अपोजिट बात करती थी, लेकिन अगर जब कहा जाता था कि आप फिर वोट किसको देंगे तो वो कहते थे मोदी को देंगे। तो क्या एक मोदी का चेहरा पश्चिम बंगाल में भी अब सर चलकर बोल रहा है, जिस तरह से आज भी उन्होंने एड्रेस किया वहां पर? देखिए, क्योंकि राज्य के चुनाव है जी, हम सीधा नहीं कह सकते कि मोदी का चेहरा बोल रहा है जी, लेकिन मोदी ने जो काम किए हैं, उससे मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है जी, उस दूसरे कार्यकाल में जो मोदी ने काम किए थे, मुझे लगता है कि वो काम जी, बंगाल के जो हिंदू मतदाता है, बीजेपी उन हिंदू मतदाताओं पर कह सकते हैं कि डोरे डाल रही है। वो ये सब बताएगी, कान में भी कहेगी, उनके संघ की जो कार्यशैली उस हिसाब से बताया भी जाएगा कि अगर हिंदू मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। ये बीजेपी का एक तरह का अंदरूनी स्लोगन है। आंतरिक क्षेत्र में बीजेपी हमेशा ये कहती है कि जहां जहां हिंदू बहुल है वहां देश मजबूत होता है। इसलिए बंगाल को अगर बचाना है, पश्चिम बंगाल को, तो मोदी की टीम लेके आना पड़ेगा, बीजेपी को लेके आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें सारे जो हथकंडे होती है, सारे राजनीति के गट्टे ताबीज इस्तेमाल करेगी, सारे तंत्र मंत्र, सारे टूल के इस्तेमाल करेगी, और उन सारी चीजों में राम मंदिर का मामला भी आएगा, सीए का मसला भी आएगा, 370 का भी आएगा, और 3 तलाक का भी आएगा। चलिए, इससे आगे की बात राघवेंद्र जी जब दोबारा आऊंगा तब बात करूंगा। मालू साहब हमारे साथ में है। मालू साहब, एक जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में दिख रही है, कभी अगर हम 2016 के चुनाव की बात करें या 11 के चुनाव की बात करें, शून्य पर लगभग शून्य पर बीजेपी वहां पर रही है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा, लेकिन एक बात भी वहां पर जिस तरह से सामने आ रही है कि वो कार्यकर्ता जिन्होंने लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ी, कई कार्यकर्ताओं के वहां पर प्राण गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असंतोष बताया जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव के ऐन वक्त पर टीएमसी के तमाम नेता, उनके फॉलोअर्स, वो कार्यकर्ता शामिल हुए, कहीं ना कहीं उनको लंबी लड़ाई जो लड़ी है, भविष्य उनको कहीं ना कहीं अपना आगे नहीं दिख रहा है। क्या ये बड़ा असंतोष वजह एक है पश्चिम बंगाल में? जनता का मूड परिवर्तन का है जी, उसको विकट सामने दिख रहा है भारतीय जी। कांग्रेस को आजादी के बाद से सन 70 तक, उसके बाद मार्क्सवादियों को देखा और तृणमूल कांग्रेस को, और अब वहां जनता देख रही है कि ये सब सांप्रदायिक पार्टियां जो वोट बैंक के लिए अपनी पार्टी को ये जो कि जी 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 अब लग रहा है कि करनी पड़ी है। बंगाल के हो गए, वहाँ केवल
तांडव है, वहाँ केवल हफ्ता वसूली होती है। जो मार्क्सवादी करते थे वो तृणमूल कांग्रेस कर रही है, और अब मार्क्सवादियों के साथ गलबैया कांग्रेस कर रही है। इसलिए कांग्रेस को तो जमानत बच जाए अगर 5 उम्मीदवारों की, तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा। ये आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे विकल्प के रूप में आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि लगातार 5 साल से संघर्ष कर रही है, और लोकसभा चुनाव में देख भी लिया कि 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीते। तो वहाँ मोदी जी के प्रति, सरकार के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली और उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसके प्रति जनता की एक आशा भरी नजर से देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर वहाँ कलकत्ता, पूरे पश्चिम बंगाल को का परिदृश्य बदलेगी, और इन वसूली हफ्ता वालों लोगों से और इसके साथ जलमैया करने वाले लोगों को गंगा में फेंक देगी। क्या राकेश जी, कांग्रेस की बात की जाए, अगर बीजेपी के कंपैरिजन में कांग्रेस को देखें, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जहां उसका खाता भी नहीं खुला, वो लगातार वहां पर उसने काम किया, फिर कहीं ना कहीं वो फाइट में आए, बेहतर समय बेहतर परफॉर्मेंस किया। पश्चिम बंगाल जैसा चुनाव, आखिर कांग्रेस वहां क्यों नहीं दिख रही है? कांग्रेस के वो तमाम सारे जो लीडर्स हैं वो क्यों पश्चिम बंगाल में नहीं दिख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की पिछली बार भी आप जानते हैं 50 सीटें थी। कांग्रेस अपनी जगह दिख रही है, और आज जो तीनों पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक खरीद फरोख्त की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बैंक कवर करती वो पार्टी है। आज लड़ाई जो है पश्चिम बंगाल में, वो मोदी जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इतना हिंदू मुस्लिम, इतना विवाद करके, इतनी नोटंकी करने के बाद भी अगर पश्चिम बंगाल में 30-35 सीट लाने में सफल होती है बीजेपी, और सरकार से तो कोसों दूर है, तो शायद ये मोदी जी की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की जो लड़ाई है, 10 साल का जो शासन उन्होंने दिया है, जो शासन वो करते आई हैं, और आज अकेली एक महिला मुख्यमंत्री है देश की, जो भारतीय जनता पार्टी के, जिनको आप धुरंधर नेता बोल रहे हो, जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइडेशन करते हैं, जो दंगों में महारत हासिल है, जिनको नोटंकी में महारत हासिल है, वो लोग पश्चिम बंगाल में मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन राकेश जी, हमले तो बीजेपी पर हो रहे हैं, लेकिन राकेश जी, हमले तो बीजेपी पर हो रहे हैं। आज जिस तरह से हमला हुआ, तो आपको नहीं लगता कि वहां पर जो स्थिति है, और बीजेपी लगातार 136-137 जो उनके कार्यकर्ता है, उनकी वहां पर हत्या हुई है, लगातार हमने देखा कि किस तरह से तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं, उनके वहां हेलीकॉप्टर को उतरते नहीं दिया गया, और आज जिस तरह से प्रधान पर वहां पर हमला हुआ, तो लगता नहीं कि वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं? आप तृणमूल के कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसके आंकड़े हैं आपके पास? जी, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। 332 जी, 332 से ज्यादा कार्यकर्ता तृणमूल के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मार दी। उसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो आंकड़े कांग्रेस के भी है क्या? सिर्फ मोदी जी के आंकड़े निकालने से आप चुनाव नहीं जीत सकते किसी भी प्रदेश में। जी, ये अस्तित्व की लड़ाई गृह मंत्री की है, मोदी जी की है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सेकंड ग्रेड के लीडर है उनकी लड़ाई है। जो प्रभारी बने हुए हैं वो हिंदी भाषा प्रदेशों से आते हैं, वहां जाके हिंदी में बात करते हैं, बांग्ला उनको आती नहीं है, हिंदी प्रदेश में आके बयान देते हैं कि हम ये करके आए, लेकिन वहां स्थिति क्या है ग्राउंड? अगर वहां स्थिति खराब होती, वो खरीद फरोख्त बीजेपी को करना जो मजबूरी अब बन गई है, वो कर रहे हैं, जिनके टिकट काटे 27। तो क्या कांग्रेस के लीडर्स इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि भाषा की प्रॉब्लम है? जनता पार्टी में आए, क्या कांग्रेस के लीडर इसीलिए नहीं जा रहे कि भाषा की प्रॉब्लम है वहां पर? नहीं, कांग्रेस के तो लोग जा रहे हैं ना। जी, हम कहाँ बोल रहे हैं, बात तो हमारे स्थानीय लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय लोग नहीं है, जब तो यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय क्यों आए हैं? जी, वहाँ तो स्थानीय लोग है ना कांग्रेस। उन्होंने तो सीख ली, लेकिन उन्होंने सीख ली काफी लंबे समय से। तो 3 सीट थी, कार्यकर्ता कहाँ थे? किराए के तो कार्यकर्ता लाके काम कर रहे हैं जी, बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव डाल के यहाँ से आप पार्षद को और अन्य लोगों को वहाँ चुनाव प्रचार के लिए भेज रहे हैं, उससे क्या हासिल होगा? आप खुद सोच लीजिए क्या स्ट्रेटेजी होगी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखा के आप एक मुख्यमंत्री का स्टेट जीत जाओगे, ये संभव नहीं है। देखिए, चेहरा है ना, बीजेपी के पास चेहरा है, मोदी इसलिए दिखा रहे हैं वो। नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा कहाँ है? जी, है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, ममता बनर्जी चेहरा है पश्चिम बंगाल के सामने। आप भी तो ऐसा ही करते हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ चेहरा दिखाया था? जी मुख्यमंत्री बनेंगे पश्चिम बंगाल। चलिए राकेश जी, दोबारा आता हूं मैं, तमाम सारे जो सवाल आपके हैं, मैं जब मालू साहब के पास में आऊंगा उनसे भी जवाब चाहूंगा। राघवेंद्र जी हमारे साथ में हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से अगर बात की जाए, जो हम एक लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो मेहनत बीजेपी ने की है, पीएम नरेंद्र मोदी का वहाँ पर चेहरा है, कार्यकर्ताओं की वहाँ पर मेहनत है, लेकिन एक सवाल टीएमसी के विरोध में ये भी जाता है कि जिस तरह से
ममता बनर्जी की बात करें, जिस तरह का बांग्लादेशी जो घुसपैठी रहे या जो रोहिंग्यान रहे उनको जो संरक्षण दिया, इसके चलते जो मूल बांग्लादेशी जो बंगाली वहाँ का है वो नाराज है। ये भी कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के टीएमसी के विपरीत जा रहा है इस चुनाव में। बेशक आपने ठीक कहा, दरअसल जो वोट बैंक है, जो टीएमसी का वोट बैंक है वही वोट बैंक वामपंथियों का है जी, और जो टीएमसी और वामपंथियों का वोट बैंक है वही वोट बैंक कांग्रेस का है जी। तो एक तरह के वोट बैंक पर तीन पार्टियों की नजर है जी, वहां का जो हिंदू वोटर है जी, वो दरअसल पिछले कई सालों से उपेक्षित था। बीजेपी ने जी, उसकी कमजोरी को पकड़ा है जी, क्योंकि बीजेपी की मुख्य जो राजनीति की मुख्य धारा है वो है हिंदू वोटर, जी, और बीजेपी ने चूंकि पश्चिम बंगाल सीमावर्ती राज्य है, वहां से बांग्लादेश की सीमा लगती है, जी, तो उसने इस मुद्दे को उठाया है जी, और बीजेपी चाहती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा वो कैश कर ले। जी, आप देखिए कि जो बातें हो रही है, मध्य प्रदेश के एक मंत्री वहां जब गए थे, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा था कि हम सीए को यहाँ लागू करेंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम लव जिहाद का कानून भी वहां लागू करेंगे। तो लव जिहाद सीए की जो बात बीजेपी की तरफ से से कही जा रही है, दरअसल इससे वहां का जो हिंदू वोटर है वो अपने आप को संरक्षित महसूस करेगा, ऐसा बीजेपी का मानना हो और इसी लाइन पर वो काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो अल्पसंख्यक वोट है जो और दूसरा धर्मनिरपेक्ष वाला वोट है वो तीन पार्टियों में बटेगा, बीजेपी हमारे तृणमूल कांग्रेस, वामपंथ और कांग्रेस। लेकिन मैं इसके बाद फिर भी कहूंगा आपसे कि ममता बनर्जी को कमजोर मानना ठीक नहीं होगा। ममता बनर्जी आज भी सत्ता के ज्यादा निकट है, बीजेपी सत्ता की तरफ जाती हुई पार्टी जरूर दिख रही है कि वो फाइट के रोज आ गई है, लेकिन अभी भी संभावनाएं सरकार बनने की ममता की ज्यादा है। बीजेपी की रणनीति, बीजेपी के नेताओं का जो परिश्रम है वो तय करेगा कि वो सत्ता के कितने नजदीक पहुंचेगी। अभी तो इतना सब होने के बाद भी ममता बनर्जी की बढ़त नजर आती है। बिल्कुल राघव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी अब टीएमसी के करीब लगभग नजर आ रही है। दूसरा, जिस तरह से कई तरह की जो घटनाएं सामने देखी गई, आज ही की धर्मेंद्र प्रधान पर जिस तरह से हमला, इसके पहले जेपी नड्डा वहां पर गए थे तब वहां पर हमला, या फिर जो अन्य सांसद वहां पर गए उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरना, तो कहीं ना कहीं क्या ममता बनर्जी को एक बौखलाहट इसको लेकर, क्योंकि अभी तक की अगर स्थिति 2016 या 2011 की देखे, एक बेहतर परफॉर्मेंस टीएमसी का वहां रहा है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट जरूर है ममता बनर्जी में इस समय। देखिए, बंगाल का चरित्र ये रहा है कि वहां राजनीति में हमले होते हैं जी। जब वामपंथी सरकार में थे तो वामपंथी कार्यकर्ताओं की अपनी सरकार चलती थी वहां स्थानीय, और जो वसूली की बात बीजेपी आरोप लगा रही तृणमूल कांग्रेस पर, वही आरोप तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथियों पर लगाए थे। वहां ताकत की राजनीति होती, वहां गुंडागर्दी की राजनीति होती, वहां हिंसा की राजनीति होती, और ये राजनीति का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथियों से किया था। इसके बाद वो सरकार में आई थी। अब बिल्कुल सीन बदला हुआ है। कल जहां वामपंथी थे वहां तृणमूल कांग्रेस है और बीजेपी मुकाबले में है। तो शहादत बात करें, हत्याओं की बात करें, हमले की बात करें, चलिए, मुझे लगता है कि जो राघवन जी से ऑडियो अभी कट गया है, मालू साहब के पास में आता हूं। मालू साहब, क्या कहेंगे राकेश जी जिस तरह से बात कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस की लाचारी और उनकी बेचारगी पर तरस आता है कि जो पार्टी पूरे देश में राज करती थी, बंगाल में जिसने राज किया, वो अपने एक छोटे से टुकड़े के सामने चिरोरी कर रही है और उसको वो पास में हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं, और उनको ये ऐसे दलों से समझौता करना पड़ रहा है जो सांप्रदायिक हैं, एक मौलाना से। और वहां पर जो राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि हिंदूवादी वोटर वहां का राष्ट्रवादी जो वोटर है, जो भारत की अखंडता को सर्वोपरि रखता है, भारत की एकता को सर्वोपरि रखता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के और जो रोहिंग्यास के जो समर्थक लोग हैं, वो यदि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो कांग्रेस की कैसी दुर्गति होगी हम समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि 10 जगह भी अगर जमानत बच जाए कांग्रेस के उम्मीदवारों की, तो आपकी और हमारी बहस यही होगी, हम आपको बता देंगे, मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा कि कांग्रेस की कितनी दुर्गति है। यहाँ देखो, आसाम में देखो, पिछलग्गू बनी हुई है कांग्रेस, और आज वो उनकी ये हजूरी कर रहे हैं, चिरोरी कर रहे हैं, ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं। उनकी तृणमूल कांग्रेस, मुझे समझ नहीं आता, चुनाव वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं,
न उनको तृणमूल साथ रख रही है, न भारतीय जनता पार्टी न हाथ बढ़ा रही है। मार्क्सवादियों के भी पिछलग्गू बने हुए हैं। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति मैंने आजादी के बाद से आज तक नहीं देखी। उनको तो हक ही नहीं है इस बारे में बात करने का। राकेश जी मुकाबला किससे है? चलिए राकेश जी के पास, राकेश जी मुकाबला किससे है? लोग जो घोर सांप्रदायिक है, चलिए जो घोर चलिए मालू साहब, वक्त कम है, छोटा सा कमेंट राकेश जी से भी ले लेता हूँ। देश में इसका खामियाजा चलिए मालू साहब, वक्त कम है, राकेश जी बताएं जिस तरह से मालू साहब मुकाबला आखिर किससे है, टीएमसी से कि बीजेपी से? देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी जम्मू में। ये बात कर रहे हैं कैसे लोगों के साथ, वो जो हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन करती है देश में, जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन से चुनाव जीतना चाहती है, उसको क्या बंगाल का यूथ, बंगाल का पढ़ा लिखा वर्ग ऐसी पार्टी को चुनना चाहेगा क्या? ऐसी पार्टी को सत्ता में लाएगा जिसके मुख्यमंत्री का पता नहीं है? रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी पे चुनाव लड़ रही है। ये तो राकेश जी के बाद छोटा सा कमेंट लूंगा। राकेश जी इनकी स्थिति तो देश में ये थी कि इनको तो देश में कभी चुनाव ही नहीं लड़ना था, फिर भी लड़े। चलिए राघवन जी, 10 साल से लगातार ममता बनर्जी की सरकार वहां पर है। कितना एंटी इनकम्बेंसी हर चुनाव में, जाहिर सी बात है जब लगातार वहां पर कोई पार्टी सत्ता में रहती है, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसका फायदा भी बीजेपी को दिखता है। जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं राघवन जी के पास सवाल है, एहसास अच्छे से अच्छे व्यक्ति को है। चलिए राकेश जी, अभी नहीं आएंगे 2 मई को, इनके चाणक्य कहाँ चले गए और इनके प्रधानमंत्री का क्या आज हुआ और जीत में कितना योगदान। राघवन जी से मेरा सवाल है, राघवन सर से मेरा सवाल, गृह मंत्री का कितना असर है? राकेश जी प्लीज, राघवन जी से मेरा सवाल, सर क्या कहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी कितना बीजेपी को फायदा देगी? क्योंकि जाहिर सी बात है जब लगातार कोई पार्टी सत्ता में रहती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसका फायदा भी दिख रहा है बीजेपी को। देखिए, राजनीति का हमेशा चलते हुए जो पार्टी सरकार में होती है 5 साल में 10 साल में लोग उनके खिलाफ तो हो जाते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से बंगाल में ममता के खिलाफ होगी। लेकिन ममता बनर्जी का जो संघर्ष का माता है, जो उन्होंने अभी मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें हम बात नहीं कर पाए समय की कमी के चलते, मैनिफेस्टो जो है घोषणा पत्र, वो भी काम कर रहा है क्योंकि हर चीज मुफ्त का मामला हो रहा है। अगर बीजेपी ने इसकी टक्कर में कोई बात करी तो ठीक है, नहीं तो ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी वहां बढ़त बनाते हुए दिखेगी। हम सब इसको देखेंगे। सिर्फ इंतजार है तो भाजपा के घोषणा पत्र का कि आखिर वो अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा होगा? और बिल्कुल राघवन जी सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह की लीडर हैं और जिस आक्रामकता के साथ वो पूरे पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति करती हैं, और यही कारण है कि जो बीजेपी है निश्चित तौर पर टीएमसी के मुकाबले में दिख रही है। लेकिन पूरी तरीके से ये कह दिया जाए कि नहीं, बीजेपी वहां पर सत्ता पर दिखेगी। हालांकि ये इलेक्शन है और जनता ही तय करेगी कि आखिर किसको सत्ता सौंपनी है। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद मालू साहब आपका, राकेश सिंह यादव जी आपका और राघवेंद्र सिंह जी आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जो पश्चिम बंगाल का खेला बनाम रेला है, उसमें क्या कुछ तस्वीर, नित नए घटनाक्रम, क्योंकि जो चुनाव है वो चुनाव चरम पर है और पश्चिम बंगाल का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचेगा। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।